नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा है जरूर अच्छे होंगे। मैं आपके लिए पर्वत प्रदेश में पावस लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो पर्वत प्रदेश में पावस, कवि सुमित्रा नंदन पंत। आइए सबसे पहले कविता का पाठ करते हैं। क्या है कविता? कविता इस प्रकार है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरि का गौरव गागा झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर के उर से उठ उठकर। उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, उड़ गया अचानक लोभूधर। फड़का अपार पारद के पर, उड़ गया अचानक लोभूधर। फड़का अपार पारद के पर। रव शेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आइए इस कविता पाठ के बाद हम कविता सार करते हैं। कविता क्या है? कवि ने कविता में प्रकृति का वर्णन इस प्रकार किया है कि मानो प्रकृति सजीव हो उठी है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में पर्वतों पर प्रकृति का रूप हर पल बदलता रहता है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हों, और वो इन आंखों से अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हैं। पर्वतों से गिरते हुए झरने झरझर की मधुर आवाज कर रहे हैं, जो नस नस में प्रसन्नता से भर रहे हैं, जोश और उत्साह भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत बिना पलक झपकाए और कुछ चिंता में डूबकर आकाश की ओर देख रहे हैं। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। चारों ओर धुआं धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। ये कविता का सार है। और इसके बाद देखिए दो दो पंक्तियों या कुछ पंक्तियों को रखकर इसकी व्याख्या करते हैं। क्या है? पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु, परिवर्तित यानी बदलना, प्रकृति यानी वेश, प्रकृति का रूप। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। आगे, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। क्या करा? मेखलाकार, करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल जो है, यानी करधनी क्या है? ये महिलाओं के लिए पुराने समय में महिलाएं जो है कमरबंद पहनती थी। तगड़ी भी कुछ क्षेत्रों में उसे कहा जाता है, तो वो तगड़ी है, कमरबंद है। सहस्र यानी हजार, दृग यानी दृग सुमन यानी पुष्प रूपी आंखें, अवलोक यानी देखना, महाकार यानी विशाल आकार जो है। इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है।
कवि कहता है कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आंखें फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब किसी दर्पण का सा काम कर रहा है, जिसमें पर्वत अपने पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल रूप निहार रहा है। आगे देखिए क्या है कि गिरि का गौरव गागा झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिर यानी पहाड़, मद यानी मस्ती, झाग झाग है, झाग यानी फेन। इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? कवि ने कहा है कि किसी पर्वत से गिरते झरने की सुंदरता का बखान कवि कर रहा है। झरना उसमें उठने वाले झाग के कारण मोतियों की लड़ी की तरभांति लग रहा है, जिसके गिरने से पैदा होती कलकल की गूंज मानो ऐसी है जैसे झरना पर्वत का गुणगान कर रहा हो। गिरते हुए झरने की ध्वनि को सुनकर कवि की नस नस में मानो ऊर्जा का संचार हो रहा है। आगे क्या कर, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की कामना, और तरुवर यानी पेड़, नीरव नभ शांत आकाश, अनिमेष एक टक। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऊंचे पर्वत के ऊपर उगे हुए वृक्षों का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जिन्हें देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पेड़ पर्वत के हृदय से उगे हैं और सदैव ऊपर उठने की कामना से एकटक ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं। उनकी ऊपर उठने की इच्छा कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि वे अपने इस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे, उन्हें ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही कवि को ऐसा भी प्रतीत हो रहा है मानो ये पेड़ किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हों, उच्चाकांक्षाओं से तरबर। जैसे मनुष्य के हृदय में उच्च आकांक्षाएं उठती हैं और धीरे धीरे वो उठती हुई चली जाती हैं, उसी प्रकार कवि ने यहाँ मानवीकरण करते हुए कहा है कि जैसे पेड़ जो है पहाड़ों की इच्छाओं की तरह है और पहाड़ भी आकाश की ओर धीरे धीरे उठता हुआ ही जा रहा है, आकाश की ओर निरंतर उठता हुआ चला जा रहा है। और ये तो वैज्ञानिक भी है कि जहाँ पर धूप, पहाड़ों पर वृक्ष लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि वहाँ धूप पाने के लिए वो ऊपर की ओर भागता रहता है, पेड़ ऊपर की ओर उठता रहता है। जबकि मैदानी भागों में पेड़ छतनार होते हैं, वो फैले हुए पेड़ होते हैं, उसकी शाखाएं फैली हुई होती हैं। लेकिन पहाड़ों पर ऐसी नहीं, आपको उठते हुए पेड़ मिलेंगे, लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे। तो यहाँ पर वो इच्छाओं का प्रतीक के रूप में माना है। तो आइए देखिए, उड़ गया अचानक लोभूधर फड़का अपार पारद के पर रब शेष रह गए निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है भूधर, भूधर यानी पहाड़, पारद के पर, पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख, बादल रूपी पंख कह सकते हैं। रवशेष केवल आवाज रह गई है। अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो पर्वत भी ढक जाता है। इसलिए कवि ने क्या कहा है कि लो उड़ गया अचानक लोभूधर, उड़ गया अचानक लोभूधर यानी अचानक पहाड़ उड़ने लगा है। और कैसे? पर्वतों वो बादल रूपी पंख को लगाकर वो उड़ने लगा है। तो क्या कह रहा है? अचानक पर्वत अपने चमकीले बादल रूपी पंख फड़फड़ाकर उड़ गया है और वह किसी अब कहीं नजर नहीं आ रहा है, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ झरने के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश पृथ्वी पर आ गिरा हो, मानो क्या कर रहा है टूट पड़ा भू पर अंबर। ये बच्चे, ये जो है मुहावरा है, आकाश टूट पड़ना, धरती पर टूट पड़ना। क्या हुआ? यानी मूसलाधार बारिश होना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मुहावरा है और आपको आपके पाठ्य पुस्तक से ही मुहावरे आएंगे। आइए देखिए, धस गए धरा में सब शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। क्या कह रहा है? सब है भय के साथ
शाल एक वृक्ष का नाम है। जलद यानी बादल रूपी विमान, विचर यानी घूमना, इंद्रजाल यानी जादूगरी। मूसलाधार बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा फैल जाता है, जिसकी वजह से शाल के विशाल पेड़ भी दिखाई नहीं देते। इसलिए कवि ने कहा है कि शाल के पेड़ डरकर धरती में धंस गए हैं। इस निरंतर उठते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इंद्र बादलों में घूम घूम कर अपना खेल, अपना जादू दिखा रहा हो। अब देखिए, पंत जी सुकुमार कवि कहे जाते हैं, प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं, और उन्होंने यहाँ पर कविता का अद्भुत वर्णन किया है। ये बहुत ही अविस्मरणीय वर्णन है, जिससे लग रहा है ये कविता से पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई चलचित्र पहाड़ों का, हम पहाड़ों पर ही चले गए हैं। कोई चित्र हमारे सामने, हम पहाड़ों के सामने हैं और वह सारा दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो गया है। आइए हम प्रश्नोत्तर करते हैं। और प्रश्नोत्तर हमने कोशिश की है कि जो विभिन्न परीक्षाओं में हर एक साल जो सीबीएसई प्रश्न पूछती है, उन प्रश्नों को रखने की कोशिश की है और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न रखने की कोशिश की है। तो पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये सीबीएसई में ने 2023 में ये प्रश्न पूछा था। वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्राकृतिक सुषमा का वर्णन सुमित्रा नंदन पंत की कविता के आधार पर कीजिए। ये 2019 में प्रश्न पूछा था। तो देखिए, एक ही तरह के प्रश्न हैं, 23 में भी पूछा था, 19 में भी पूछा था। 19 और 23 कितने हो गए, 4 साल के अंतराल में ही पूछ लिया था। पावस ऋतु में प्रकृति का दृश्य मनोरम हो जाता है। चारों ओर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। सभी तालाब स्वच्छ और पारदर्शी पानी से भर जाते हैं और पर्वतों के पास के तालाबों में पर्वतों का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इस ऋतु काले बादल इधर उधर दिखाई देने लगते हैं। इस ऋतु में काले बादल इधर उधर मंडराते हैं, इधर से यहाँ से उधर जाते रहते हैं और शाल के वृक्ष बादलों के बीच धंसे हुए से प्रतीत होते हैं। प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वतों के लिए क्यों किया है? उत्तर है, मेखलाकार शब्द का अर्थ है कमरबंद अथवा करधनी के आकार वाला गोल आकार का पहाड़। कवि ने मेखलाकार यानी वो श्रृंखला में जो पहाड़ जुड़े होते हैं एक दूसरे में, जैसे करधनी कमर के चारों ओर घूमकर या इस तरह से आती है, करधनी बंधी होती है, उसी तरह से पहाड़ भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, श्रृंखलाबद्ध पहाड़ होते हैं। इसलिए यहाँ पे कमरबंद मेखलाकार इसलिए कहा है। शब्द का प्रयोग पर्वतों की विशालता, फैलाव और गोल आकार को दिखाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर बताइए कि सहस्रदृग सुमन फाड़ का क्या अर्थ है? कवि ने इसका प्रयोग किसके लिए किया है और क्यों? सीबीएसई टर्म 2 में 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। सहस्रदृग सुमन से तात्पर्य है पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूल, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ की आंखें हों। इसके द्वारा कवि ने यह कल्पना की है कि पर्वत अपने विशाल आकार को तालाब रूपी दर्पण में देख रहा है। इसके लिए आंखों की आवश्यकता थी, इसलिए कवि ने सुमन को पहाड़ के जो है नेत्र दिखाई दिए हैं। इसलिए कहा है कि सहस्रदृग सुमन फाड़, यानी अपने हजार पुष्प रूपी आंखों से वह देख रहा है। नीचे जल में निज महांकार, जल जो तालाब है वहां पर अपने विशाल शरीर को देख रहा है। कवि अगला प्रश्न क्या कहता है? कवि ने तालाब की पारदर्शिता दिखाने के लिए दर्पण का प्रयोग क्यों किया है? पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर लिखिए। तो उत्तर है, कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है, क्योंकि जिस दर्पण में किसी की भी छवि साफ और स्वच्छ दिखाई देती है, उसी तालाब का पानी भी इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें तालाब का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अगला प्रश्न है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों दिख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते?
देखिए वही प्रश्न आ गया यहाँ पर। उत्तर है पर्वत के हृदय में उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को देख रहे हैं। वे सोच रहे थे कि वे कब आकाश की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। उनकी इच्छाएं थी, ऊंची उठती हुई इच्छाएं। उन्होंने अपने मन में ऊंची ऊंची आशाएं और आकांक्षाएं पाली हुई थी। वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते थे। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के माध्यम से कवि ने मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं को प्रतिबिंबित किया है। तो आइए देखिए अगला प्रश्न है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए? पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए। अचानक ही आकाश में छाए बादलों ने धरती पर वर्षा रूपी बाणों से आक्रमण कर दिया था, जिसकी भयानकता ने शाल के वृक्षों को भयभीत कर दिया। इसी कारण वे धरती में या धरा में धस गए हैं। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? और ये सीबीएसई 2019 में इससे प्रश्न पूछा गया था। तो पर्वतीय प्रदेश में बहते हुए झरने ऊंचे ऊंचे पर्वतों के गौरव गान कर रहे हैं। बहते हुए झरनों की तुलना सुंदर और आकर्षक मोतियों की लड़ियों से की गई है। पर्वतों पर झाग से भरे झरने बहते हुए मोतियों की लड़ी के समान सुंदर लग रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की समानता किससे की है और क्यों? पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने पर्वतीय प्रदेश का मानवीकरण करते हुए प्रकृति के मनोरम सौंदर्य तथा वर्षा ऋतु में क्षण क्षण होने वाले परिवर्तनों का सजीव और सुंदर चित्रण किया है। वर्षा ऋतु में गोलाकार विशाल पर्वत पर हजारों रंग के पुष्प खिल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत फूल रूपी अपने हजारों नेत्रों से नीचे दर्पण के समान विशाल तालाब में अपने आकार को देख रहे हो। पर्वतों की ऊंची चोटियों से झरझर करते हुए बहते झरने मानो पर्वतों की उच्चता का यशोगान कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे है टूट पड़ा भू पर अंबर। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने ऐसा क्यों कहा है? ये सीबीएसई 2020 में इससे प्रश्न पूछा गया था। तो भू पर अंबर के टूटने का अर्थ है बादलों द्वारा धरती पर आक्रमण करना, अर्थात मूसलाधार बारिश होना। ये मुहावरा भी है। तो पर्वतीय अंचल में अचानक बादलों के घिरने से पर्वत अदृश्य हो गए, केवल झरनों के शोर की शेष रह गया है। पृथ्वी और आकाश को एक हो गए। ऐसे में अचानक तेज वर्षा होना ऐसा लगता है मानो धरती पर आसमान टूट पड़ा हो। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर पर्वत के रूप स्वरूप का चित्रण कीजिए। सीबीएसई 2018 में से प्रश्न पूछा गया है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर पर्वतीय क्षेत्र में प्रकृति हर पल अपना रूप बदलती है। विशालकाय पर्वत अपने हजारों हजार नेत्रों से बार बार नीचे जमा हुए पानी में अपने विशाल आकार को देखता है। बहते हुए झरने उमंग एवं उल्लास के स्रोत हैं। पर्वतों के सीनों को फाड़कर उच्चाकांक्षाओं से युक्त पेड़ मानो बाहर निकल आए हैं और अपलक आकाश को निहार रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है। नवोदित वनस्पति पर्वत की छटा को और भी निखार देते हैं। ये अगला प्रश्न है, पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश का रूप क्यों परिवर्तित हो जाता है? और ये दिल्ली के सीबीएसई बोर्ड में 2015 में प्रश्न पूछा गया था। उत्तर है, पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की प्रकृति पल पल प्रतिपल अपना नया वेश ग्रहण करती दिखाई देती है। क्षण में बादलों का घिरना, वर्षा होना तथा पुनः वातावरण का साफ स्वच्छ हो धूप खिलना पर्वतों पर आम घटना है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण मौसम का परिवर्तन वहां एक सामान्य क्रिया है जो वर्षा ऋतु में और अधिक तीव्रता से होती है। अगला प्रश्न है, कवि ने तालाब की पारदर्शिता दिखाने के लिए दर्पण का प्रयोग क्यों किया है? पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर लिखिए। यह 2016 में प्रश्न पूछा गया था सीबीएसई में। तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने तालाब की समानता दर्पण के समान से दिखाई है। तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ एवं निर्मल है। वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। दर्पण और तालाब दोनों ही पारदर्शी होते हैं। दर्पण की भांति तालाब में भी पर्वत और उस पर उगे सहस्रों पुष्पों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है। इसलिए कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण के साथ करना अत्यंत सटीक बैठा। इसलिए कवि ने दर्पण की समानता जो है
तालाब से की है। अगला क्या है, पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर टूट पड़ा भू पर अंबर। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जब पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश होती है तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आसमान ही धरती पर टूट पड़ा है, क्योंकि चारों तरफ बारिश का मौसम होता है और विशाल सार के पेड़ जो हैं ज़मीन में धंसे हुए से नज़र आते हैं। और मूसलाधार बारिश जो है, अचानक जब बादल घिर आने से मूसलाधार बारिश होती है तो कभी को लगता है कि जैसे आकाश ही टूट पड़ा हो। अगला प्रश्न है, उठ रहा धुआं जल गया ताल। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? पर्वत प्रदेश में पावस के माध्यम से बताइए। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मूसलाधार बारिश के कारण तालाबों में भाप सा उत्पन्न हो गया था और जो धुएं के समान लग रहा था। इसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लग गई है। अगला क्या है, देखिए थोड़े बड़े प्रश्न हैं ये। 14 में पूछा गया था, पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ से प्रश्न आ सकता है इस तरह से, ये कॉम्पिटेंसी बेस है प्रश्न। उत्तर है, पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु प्राकृतिक सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। वहाँ क्षण प्रकृति अपना वेश बदलती नजर आती है। कभी धूप चमकती है तो कभी सूर्य बादलों की ओट में छिप जाता है, कभी झरनों का शोर सुनाई देता है, अचानक घनघोर वर्षा होने लगती है। निसंदेह पर्वतों की प्रकृति के ये बदलते दृश्य सुहावने लगते हैं, पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं, परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए यह मौसम बहुत कठिनाई भरा होता है। ये ध्यान देने की बात है। वर्षा ऋतु में बादलों का फटना, चट्टानों का खिसकना, बर्फीले तूफानों का आना एक आम समस्या है, जिसमें गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। फिसलन भरे रास्तों के कारण यातायात ठप हो जाता है और रोज़मर्रा के जीवन भी उससे, रोज़मर्रा का जो काम है वो प्रभावित हो जाता है। मेडिकल जाना, हॉस्पिटल जाना, चिकित्साएं सुविधाएं न पहुंच पाना, ज़रूरी चीज़ों का न आ पाना, ये सारी असुविधाएं होती हैं। अब जो एक पर्यटक के रूप में पर्वतों पर जाता है उसके लिए तो बहुत ही सुहावना है, लेकिन सोचिए जो लोग वहाँ रहते हैं, वो पहाड़ों पर रहते हैं, उनके लिए कैसी दुविधा और परेशानी भरा समय होता होगा वह, कि जो वो चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पाती है, खाने पीने की चीज़ों में। अब जो चूँकि वो मैदानी भाग से वहाँ जाता है तो वहाँ पहुँचने में भी दिक्कत होती है। तो ये इस तरह से प्रश्न होते हैं। तो अब देखिए, धन्यवाद का समय आ गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी प्रसारित कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त भी अच्छे अंक ला सकें। मैं आज्ञा चाहता हूं, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।